नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि हमारी जो है सीटेट का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और फर्स्ट फेज़ वालों के एडमिट कार्ड भी जो है शो करने लगे हैं। तो जिनका फॉर्म पहले जिन्होंने फिलअप किया होगा तो उनकी एग्ज़ाम डेट जो है आ गई है और एग्ज़ाम सेंटर भी अलॉट कर दिए गए हैं। तो आप अपना जो है डेली कह रहा हूं, जैसे कि आप अपना जो है सरकारी वेबसाइट यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप अपना जो है एडमिट कार्ड देख सकते हैं कि कहाँ पर किस जो है जो आपने सेंटर चूज़ किया था वहाँ पर किस स्थान पे जो है आपका सेंटर है। जैसा कि मैं पर्यावरण की क्लास जो है आज मेरी तीसरी क्लास है जो पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। जिन छात्रों ने शुरू से लगातार मेहनत नहीं की है या पढ़ नहीं है पाए हैं किसी कारणवश, वो लास्ट में ही पढ़ना चाहते हैं, तो मैं लास्ट में उनके लिए गोल्डन टाइम है। ये क्या है? गोल्डन टाइम है। उस पर आप अगर केवल कुछ ना करके अगर आप प्रैक्टिस सेट को ही ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आप यकीन मानिए कि आपका जो है पर्यावरण से क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि आप जो है यकीन मानिए अगर आप हमारे चैनल को निरंतर लगातार देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप 150 में 140 तो कहीं गए ही नहीं हैं। जो छात्र 145 भी लाते हैं, जो पहले से लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको नकारा नहीं जा सकता है। तो आइए हम अपने जो है सेट की शुरुआत करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन खुला है ईवीएस का पहला क्वेश्चन। आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः। देखिए ऐसे सवालों को हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ना पड़ता है और एक एक लाइन को बड़े अच्छे से क्या है समझना पड़ता है। देखिए कैसे है, जो जो कहता जाए आप उतना करते जाइए केवल। जैसे कि आपका दे रखा है आपका घर एक्स पर स्थित है, मान लीजिए हमारा घर क्या है एक्स पर स्थित है, ठीक है। और कह रहा है आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, कोई बात नहीं, हम एक्स से देखते हैं। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा के लिए देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी 4 दिशाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक उत्तर होती है, एक दक्षिण होती है आपकी, एक पूरब होती है और एक क्या होती है? पश्चिम होती है। ये दिशाएं होती हैं और इनकी क्या है? उप दिशाएं भी होती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, ये उप दिशाएं हैं। यानी उत्तर पूर्व, ये क्या है? उत्तर पूर्व। और ये आपका क्या है? दक्षिण पूर्व। ये क्या है? पश्चिम दक्षिण। और ये क्या है? उत्तर पश्चिम। ये आपकी क्या है? उप दिशाएं हैं। मेन जो दिशाएं हैं वो 4 हैं और आपकी उप दिशाएं भी जो है इनकी 4 हैं। तो अब बात कर रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा के लिए। भैया ठीक, हम उत्तर दिशा के लिए चलते हैं। ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, देख लीजिए। आगे कह रहा है कि दिशा में 3 किलोमीटर, कितना? 3 किलोमीटर भैया हमें जो है चलने के लिए बोल रहा है, ठीक है, चल दिया। और फिर ठीक पूर्व दिशा में, भैया ठीक पूर्व दिशा की बात कर रहा है। पूर्व दिशा की बात कर रहा है तो मान के चलिए कि हमने जब एक्स माना था, ये एक्स था, यहाँ से उत्तर के लिए बोला 3 किलोमीटर। अब कह रहा है ठीक पूर्व, तो ठीक पूर्व आपका ये होगा, क्या होगा? ठीक पूर्व आपका जो है कितना किलोमीटर चल रहा है? 4 किलोमीटर। ये आपका 4 किलोमीटर है। यहीं पर क्या है? उसका जो है क्या है? विद्यालय स्थित है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? ए हो गया आपका, ये बी हो गया और ये आपका सी। 3 बिंदु मान लेते हैं ए बी सी। फिर कह रहा है कि वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः क्या क्या होगी। मतलब न्यूनतम दूरी भी पूछ रहा है और आपकी दिशा भी क्या है। तो आप देख रखे होंगे कि ये 2 भुजाएं, तो भैया अगर हम इस लाइन को यहाँ तक अगर ड्रॉ कर दें तो आपको दिख रहा होगा ये क्या बन गया? हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में जब 2 भुजाओं का मान दिया रहता है और किसी एक भुजा के मान के बारे में पूछता है तो आप क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। किसका? पाइथागोरस के प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का जो है यूज करते हैं। ये प्रमेय क्या होती है आपकी? ये प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर
किसका? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस आपका क्या है? लंब का स्क्वायर, ये होती है। कर्ण का स्क्वायर यानी हमने क्या माना था इसको, जो है कर्ण का माना, मान लीजिए बी पॉइंट हमने इसको माना था, तो बीसी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बीसी का स्क्वायर। आधार क्या है हमारा? देख रहे हैं आधार है ए और बी, तो क्या होगा? ए बी का स्क्वायर। अब लंब की बात कर रहे हैं, लंब हमारा ये है 90 डिग्री पर, ये 90 अंश के कोण पर काट रहा है, तो ये लंब है हमारा, तो यानी AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? AC का स्क्वायर। तो ये प्लस में AC का स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए। BC का स्क्वायर पूछा है, तो मान लीजिए x मान लेते हैं, BC की क्या मान लेते हैं? x। फिर AB का स्क्वायर यानी AB हमारा कितना दे रखा था? 4 का स्क्वायर प्लस AC आपका दे रखा है 3, यानी 3 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। तो 16 9 कितने होते हैं हमारे? 16 9 होते हैं हमारे 25। तो x स्क्वायर इक्वल टू 25 होता है। जब भैया स्क्वायर हमें हटाना होता है तो हम क्या करते हैं? रूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रूट लगाते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? रूट। अब रूट में 25 यानी रूट 25 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 5 होती है। क्या होती है? 5 होती है। तो क्या है? 5 किलोमीटर। ये तो हमारा आंसर आ गया 5 किलोमीटर। लेकिन उसने क्या है कि न्यूनतम दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर आ गई। उसकी दिशा क्रमशः क्या है? दिशा की वो बात कर रहा है कि उसकी दिशा जो है कैसी होगी। तो भैया बताइए दिशा कैसी होगी? वो पूछ रहा था कि y पर आपके विद्यालय के सापेक्ष, विद्यालय के सापेक्ष आपके घर के, विद्यालय के सापेक्ष आपके क्या पूछ रहा था? घर के बारे में पूछ रहा था कि यानी घर जो है आपके किस में स्थित है। तो आपका क्या होगा? आपका ये 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर स्थित होगा। क्या होगा? 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर। उत्तर पश्चिम यानी ये उत्तर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? उत्तर हो गया आपका, और पश्चिम आपका इधर हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम की ओर जो है स्थित होगा। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले के व्यापारी हमारे देश में कहां से लाए हैं? देखिए कह रहा है कि मिर्ची जो है हमारे जो है देश में प्रयुक्त होने वाले क्या है? मसाला है। और ये आया कहां से, यानी इसका जन्म स्थान कहां है, यानी जहां से ये लाया गया था। आपके ऑप्शन दे रखे हैं चीन, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? मिर्च हमारी दक्षिण अमेरिका से आई थी। कहां से? दक्षिण अमेरिका से, यानी दक्षिणी अमेरिका से। मिर्च का जन्म स्थान पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे? दक्षिणी या दक्षिण अमेरिका। चीन में क्या है? चीन आपकी क्या है? सोयाबीन आया था। क्या आया था? सोयाबीन। सोयाबीन क्या है आपकी? चीन में है, ठीक है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान। लेकिन हमें क्या है? मिर्च के बारे में पूछा गया था, तो हमने मिर्च में क्या है? दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर हुआ। और चीन में क्या है आपकी? सोयाबीन चीन से आई थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। गुजरात के निकटवर्ती राज्य बताने हैं। क्या है? गुजरात के निकटवर्ती राज्य बताने हैं, यानी गुजरात के जो पास में राज्य पड़ते हैं वो कौन कौन से। ऑप्शन आपका दे रखा है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। बी आपका दे रखा है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। सी राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश। डी राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो आप मैप में देखेंगे कि गुजरात से जो आपके निकटवर्ती राज्य होंगे वो एक सीक्वेंस में होते होंगे। तो राजस्थान आपको मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा और मध्य प्रदेश मिलेगा। ये क्या है? आपके बिल्कुल सटे हुए राज्य हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो गया क्या? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मानव की तरह सामने होती हैं। एक दिन हमने एक पक्षी के बारे में चर्चा भी की थी कि किसकी आंखें होती हैं। हमारी जैसे आंखें होती हैं उस पक्षी की भी क्या है? आंखें सामने की तरफ होती हैं। उस पक्षी की आंखें भी क्या होती हैं? सामने की तरफ होती हैं। तो इसमें देखिए चील, बाज, गिद्ध, उल्लू, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? उल्लू। उल्लू की आंखें आपने देखा होगा कि मानव के जैसे सामने की ओर होती हैं, देखा होगा। तो इसका सही उत्तर क्या है? उल्लू है हमारा। नेक्स्ट देखिए, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है।
जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे भी ये पक्षी 8 मीटर दूरी से देख लेता है। मतलब जो वस्तु हमें अगर 2 किलोमीटर पर दिखाई देती है तो ये क्या 8 किलोमीटर पे भी जो है दूरी पर देख लेता है, यानी इनकी क्या होती है, दृष्टि बहुत ज़्यादा होती है। तो उस पक्षी के समूह को बताना है हमें। ऑप्शन आपका दे रखा है बाज, कौवा, कबूतर, कबूतर, तोता, चील, बाज, चील, गिद्ध, कौवा, चील, बुलबुल। तो देखिए भैया होता क्या है आपका, बाज जो होता है, बाज जो है लंबी दूरी की चीज़ों को भी देख लेता है। क्या है, अगर हम 2 किलोमीटर भी देख रहे हैं तो वो क्या है 8 किलोमीटर दूरी से भी उस चीज़ को क्या है देख लेता है। उनकी क्या होती है, दृष्टि बहुत तेज होती है। इन्हीं के क्रम में बात करें तो ये आपका चील भी इतना ही देखता है और आपका गिद्ध भी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, आपका सी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, चील हो, वो सॉरी सी हो जाएगा, बाज, चील और गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष में आई थी? देखिए अंडमान में क्या है जो है सुनामी आई थी, किस सन में आई थी उसके बारे में बात कर रहा है। तो हम आपको बता दें जो अंडमान में सुनामी आई थी वह सन 2004 में आई थी। किस में आई थी? अंडमान में सुनामी जो है 2004 में आई थी। किस में आई थी? 2004 में आई थी, ईस्वी में आपकी जो है अंडमान में सुनामी आई थी। अगर बात करें अंडमान निकोबार की राजधानी की तो बात करेंगे तो क्या होगी आपकी पोर्ट ब्लेयर। क्या होगी? पोर्ट ब्लेयर, ये इसकी राजधानी है। ये कभी कभी राजधानी के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्लॉथ के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। स्लॉथ जो हमारा क्या है, एक बियर यानी उसके बारे में हमें पूछ रहा है कि उस पर क्या है कथनों पर विचार करना है। कथन आपके दे रखे हैं, स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। सेकंड है, स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा क्या है, स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इतने समय में केवल 2 पेड़ों पर ही जाते हैं। तो हम आपको बता दें स्लॉथ के बारे में, तो स्लॉथ क्या होता है, 17 घंटे जो है पेड़ में उल्टा लटका रहता है। क्या है? 17 घंटे। कितने? 17 घंटे जो है पेड़ों पर स्लॉथ उल्टा लटका रहता है। अगर आपको हम अगर चित्र भी दिखा दें तो स्लॉथ का हम आपको डायग्राम दिखा दें तो ये देखिए, देख रहे हैं आप कि ये उल्टा लटका हुआ है, ये आपका स्लॉथ उल्टा लटका हुआ है। देख रहे होंगे ये भालू के जैसा आपको दिख रहा है। इसका जो है चित्र है वो कैसा दिख रहा है, भालू के तरीके। तो ये जो स्लॉथ है ये क्या है, 17 घंटे जो है उल्टा लटका रहता है, इसी में अपना वो क्या है नींद पूरी करता है। ये सबसे आलसी है। क्या है? आलसी होता है। और ये अपने पूरे जीवन काल में केवल 4 से 6 पेड़ों में ही जो है अपना जीवन व्यतीत कर लेता है। कितने? 4 से 6 पेड़ों में। 6 पेड़ों में जीवन व्यतीत करता है, अगर इसकी उम्र की बात कर लें तो इसकी उम्र जो होती है वो 40 वर्ष तक होती है। यानी ये 40 वर्ष तक ही क्या है ये जीवित रहता है। इसकी जो उम्र एक लगभग बताई गई है वो कितनी है? 40 वर्ष तक। तो आपने देखा स्लॉथ के विषय में इतनी जानकारी आपने ले ली। हमारा जो क्वेश्चन था हम वहां पर मूव करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है कि स्लॉथ के विषय में हमें कथनों पर विचार करना था। तो आपने देखा कि स्लॉथ लगभग 20 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है। हमने क्या बताया था कि 17 घंटे जो है ये क्या है लटक कर मस्ती से अपना क्या है ये सोता है। ठीक, तो ये आपका पहला आंसर तो आपका मैच नहीं कर रहा है कथन। दूसरे कथन पर विचार कर लेते हैं। जैसे लिखा है स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है। स्लॉथ की एक विशेषता और होती है कि ये जिस पेड़ पर रहता है उसी का क्या है पत्तियां खाता है, भोजन के रूप में क्या है उसी पेड़ की पत्तियों को खाकर अपना क्या है पेट भरता है। पत्तियों को खाकर क्या है पेट भरता है। पत्तियों को खाकर पेट भरता है, पेट भरता है। तो आपका क्या है सेकंड जो है कथन आपका क्या है मैच कर रहा है। तो यानी पहला क्या था हमारा मिसमैच कर रहा था, तो पहला क्रॉस कर दिया, कट कर दिया। तीसरा देखिए स्लॉथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इतने समय में
ये केवल 2 पेड़ों पर ही होता है। तो हमने आपको क्या बताया, 4 से 6 पेड़ों में क्या अपना जीवन व्यतीत करता है पूरे उसमें, और इनकी आयु क्या होती है, 40 वर्ष होती है। तो आपका ऑप्शन जो मैच कर रहा है केवल क्या है, 2 मैच कर रहा है, यानी सी का आप राइट आंसर है। सी क्या है आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नागरकोइल के लिए 12/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ट्रेन गांधीधाम से 22:30 बजे चली और 2 दिनों के पश्चात अर्थात यानी 14/10/2021 की 22:30 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि गांधीधाम और नागरकोइल के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी क्या है, 2592 किलोमीटर है, तो इस ट्रेन की औसत चाल बतानी। भैया क्या है, औसत चाल बतानी है। जो व्यक्ति था वो गांधीधाम से नागरकोइल के लिए क्या है 12 तारीख 10वें महीने यानी 2021 को क्या है डिब्बे में प्रवेश कर लेता है। फिर क्या कहता है, टाइम कितना दे रखा है, यानी 22:30 बजे जो है ट्रेन क्या करती है, चलती है, और 2 दिन के पश्चात 14:10 को जो है कहाँ पहुंच जाती है, नागरकोइल पहुंचती है। तो भैया देख रहे हो कि 12 से क्या है 14 यानी 2 दिन में पहुंचती है नागरकोइल। 2 दिन में पहुंचती है तो एक दिन में क्या है 24 घंटे होते हैं। क्या है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं आपके। 2 दिन की बात कर रहा है तो कितने हो जाएंगे, 48 घंटे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 48 घंटे हो जाएंगे। और इनके बीच की दूरी क्या दे रखी है, 2592 किलोमीटर। और कितने, 48 घंटे। 48 घंटे में पहुंचती है ना नागरकोइल, ठीक है। अभी देखिए ऑप्शन में क्या है, किलोमीटर में बात कर रहा है, और आपके सारे ऑप्शन में क्या है, मीटर पर सेकंड है। तो यानी आंसर जो हमारा आएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में, और ये जो है ये किलोमीटर में। तो इसको चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या कर देते हैं, हम भाग कर देते हैं। 5/18 से हम भाग करते हैं। चलिए काटते हैं। 9 से देखिए ये कट रहा है, 9 दूनी 18 कट गया। 2592 देखिए, 9 दूनी 18 बचा कितना, 7 बचा, 79 हुआ, 9/72, ठीक है। कितना हुआ, 9/72। तो ये 2 बार गया था, 9 दूनी 18 बचा कितना था हमारा 7, 9/72, 9/72 बचा कितना 7 और 9/72 कट गया 9 से। अब 2 से काट देते, 2 का नम 2, 2 एक कम 2 और 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 144 आया। देखिए 48 इकन्नम 48, 48 दिया 144, 48 दिया 144 यानी 3 पचे 15। तो आपका जो राइट आंसर आएगा क्या आएगा, 15 मीटर पर सेकंड की जो है औसत चाल थी, पर सेकंड की औसत चाल थी। तो बताइए भैया समझ में आया आपको। ये बता रहा था किसी व्यक्ति ने गांधीधाम से नागरकोइल के लिए। ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, डेट से संबंधित आपको 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही देखने को। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को क्या करना है भैया, घबराना नहीं है हमें। बहुत ध्यानपूर्वक, जैसा कि मैंने बताया कि क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं, फिर उसकी एक एक लाइन को बहुत अच्छे से समझते करते चले जाते हैं। जो जो दे रखा है नोट कर लेते हैं और देखते हैं कि निकालना क्या है और कैसे निकलेगा। वो क्वेश्चन में ही सारा जो है आपको दे रखा होता है। केवल क्या है, जब आप गौर से क्वेश्चन को रीड करेंगे तभी आपके उसके जो है परिणाम में जाएंगे, यानी आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। क्या पूछ रहा है, जो घाना नेशनल पार्क है वो किस राज्य स्थित है। तो आपका भैया राजस्थान में जो है घाना नेशनल पार्क होता है। राजस्थान में क्या कौन से पार्क हैं, घाना नेशनल, घाना नेशनल पार्क राजस्थान में। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है आपका, राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। कहां पर पड़ता है, लखीमपुर खीरी उद्यान। गुजरात में अगर बात करें तो क्या है, गुजरात में आपका गिर है, जो बब्बर एशियाई शेरों के लिए क्या है प्रसिद्ध है। क्या है, गिर है। और आपका उत्तराखंड में क्या है, जिम कार्बेट। क्या है उत्तराखंड में आपका, जिम कार्बेट। और आपका क्या है, एक यहीं पे नंदा देवी पड़ता है। क्या पड़ता है, नंदा देवी नेशनल पार्क।
तो बताइए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। जो इसका राइट आंसर है वहां पर पहले आप राजस्थान कर लीजिए। राजस्थान में घाना नेशनल पार्क है, उत्तर प्रदेश में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है, गुजरात में आपका गिर है जो एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है, उत्तराखंड में जिम कार्बेट और एक नंदा देवी भी है। तो ये थे हमारे जो है नेशनल पार्क। आगे देखते हैं, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीणों या लोगों की अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए। मतलब कह रहा है जहां भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा वाले यानी जैसे असम में क्या होती है, भारी वर्षा होती, तो वहां के जो घर हैं वो किस जो है प्रकार के बनाने चाहिए, कैसे बनाने चाहिए। ऑप्शन आपके दे रखे बांस के घर, बी आपका देख रहा है बांस के खंभों पर ढालू छत वाले, तीसरा मिट्टी और फर्श के बने घर, चौथा है आपका सपाट छत्ती वाले लकड़ी के घर। तो जो भैया होता है जहां भारी वर्षा यानी असम में क्या होता है, असम के जो घर होते हैं वहां क्या होता है बांस के जो है बांस की लकड़ी से बनाए जाते हैं। किससे? बांस से घर बनाए जाते हैं, बांस से बनाए जाते हैं। और जो उनकी छतों की ढाल होते हैं नहीं, ढालदार छतें बनाई जाती हैं और ये जमीन से 10 से 12 फीट ऊंची होती है, बनाए जाते हैं जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर यानी बनाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी, यानी बांस के खंभों पर ढालू छत वाले। ठीक है भैया, क्लियर हुआ। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है घटपर्णी शिकारी पौधा या पिचर प्लांट। घटपर्णी को क्या कहते हैं? शिकारी पौधा कहते हैं या पिचर प्लांट कहते हैं, जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम बताना है। या हमारे देश में भी जो क्या है घटपर्णी पाया जाता है, इसको नेपेंथिस भी बोलते हैं। क्या करते हैं? नेपेंथिस भी बोलते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, कहीं कहीं आपको नेपेंथिस भी बोलेगा तो अब भी समझ जाइए कि क्या है, घटपर्णी है नेपेंथिस। यानी घटपर्णी के बारे में पूछ रहा है कि ये क्या करता है, मेढक को फंसा कर खाता है, यानी जो कीट होते हैं पौधों पर उनको क्या करता है, ये फंसा कर खाता है। ठीक है, हमारे देश के पूर्वी राज्य में, जो पूर्वी राज्य हैं उसमें आपका क्या पूछ रहा है कि कहाँ पर होता है। तो इसका जो भैया होता है घटपर्णी आपके मेघालय में पाया जाता है। मेघालय हमारा क्या है, भारत का पूर्वी राज्य है। क्या है? भारत का पूर्वी राज्य है मेघालय। वहाँ पर क्या है जो है घटपर्णी पाया जाता है, जो क्या करता है कीटों को या मेढक को अपनी जो है उस पर फंसा कर खा लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा 2 बच्चों को क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार थी। आरती आयु 12 वर्ष, स्त्री हीमोग्लोबिन। आरती क्या है हमारी, आरती क्या है, फीमेल है। क्या है? फीमेल है। इसकी आयु कितनी दे रखी, 12 वर्ष, 12 वर्ष की है। इसका हीमोग्लोबिन जो है क्या है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन दे रखा है 10.5 डाइल्यूट, यानी ग्राम पर डाइल्यूट पे आपका दे रखा है। नमन का दे रखा है, नमन आपका क्या है, मेल है। नमन क्या है, मेल है। इसका क्या है, इसकी भी 12 वर्ष है। पुरुष है, इसकी क्या है 8 ग्राम पर डाइल्यूट है। तो कह रहा है उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एवं निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन दे रखा, आरती अनीमिया या रक्ताल्पता से पीड़ित है, नमन अनीमिया रक्ताल्पता से पीड़ित है, दोनों ही अनीमिया रक्ताल्पता से पीड़ित हैं, दोनों ही अनीमिया रक्ताल्पता से पीड़ित नहीं है। तो भैया जो है दोनों क्या है हमारे, अनीमिया जो रक्ताल्पता से क्या है, पीड़ित है। जो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा। क्या होगा, सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो मानव का हीमोग्लोबिन होता है वो 13 जो है होता है, कितना होता है, 13 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 8 है। यानी अगर जहां पर ब्लड की कमी हो जाती है तो वो क्या होता है आपका, अनीमिया रक्ताल्पता रोग हो जाता है। और इस पे अगर हम बात करें तो देखिए जो स्त्री है उसका भी हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमसे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन 10 नहीं होता है। यानी अगर हमारा 13 है तो लगभग 12 के आसपास इसका जो है हीमोग्लोबिन होता है। एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन 12 के लगभग जो है होता है। तो अब देखिए
हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, हमारा अनीमिया यानी रक्ताल्पता रोग हो जाता है। इस चीज को बड़े गौर से याद रखिएगा। तो दोनों में कमी थी, तो ऑप्शन में भी आपका दे रखा था आरती और नमन दोनों ही अनीमिया यानी रक्ताल्पता से पीड़ित है। यानी क्या होता है, जो रक्त कणिकाएं होती हैं आपकी यानी लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, उनकी कमी के कारण क्या होती हैं, जो है अनीमिया यानी रक्ताल्पता हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अल-बिरूनी एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था, वह बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। जो अल-बिरूनी था ये क्या है, हमारे भारत में कब आया था, 1000 ईसा पूर्व में आया था। किस में आया था, 1000 ईसा पूर्व में आया था अल-बिरूनी। यानी भारत में अल-बिरूनी भारत में 1000 ईसा पूर्व आया था। ये जानकारी आप नोट जो है अगर लिख लीजिएगा, नोट पेन हमेशा क्या किया करिए, जब भी क्लास देखिए हमारी तो आप एक पेन और आप एक नोट लेकर रखिए। जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते थे उसको आप नोट डाउन करते चलिए। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम, जो सीटेट के एग्जाम होगा उस पर आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर क्वेश्चन इससे भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा ही पूछता है तो भी आप क्या होता है, आपके अगर नॉलेज में है, आपने निरंतर हमारी क्लास देखी है तो गलत नहीं होगा। अगर सही ढंग से मेहनत करोगे तो आप 100% अचीव कर पाओगे। अगर मेहनत नहीं करते हो, नहीं देखते हो, यानी कुछ लोग क्या होते हैं, हमारी क्या किसी की भी हो वीडियो को क्या करते हैं, खोलते हैं और 1 मिनट देखते हैं और अपना जो है माइंड दूसरी जगह लगा लेते हैं। अरे भैया पूरी वीडियो को देखिए। जिन्होंने सीटेट का फॉर्म डाला है वो उनके लिए तो बहुत ही यूजफुल क्लास है, फायदेमंद है। सीटेट का एग्जाम निकाल लोगे, आगे आने वाली जो आपकी वैकेंसी है शिक्षक की, उस पर आप थोड़ी सी और मेहनत कर लोगे तो आपका जो है मास्टर एक दिन बन जाओगे। और भैया गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए जो है कितना छात्र हमारा बेरोजगार है जो बीएड बीटीसी करके जो है बैठा हुआ है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, ये एक यूजफुल क्लास है, फायदेमंद है। तो हमने क्या बताया, अल-बिरूनी 1000 ईसा पूर्व भारत में आया था, ठीक है। पूछ क्या रहा था क्वेश्चन आपका, क्या था, अल-बिरूनी यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया वह बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन दे रखा है, अल-बिरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था, 1000 वर्ष पहले से भी किया था, ठीक है भैया, ये आपका राइट है। उसने उन चीजों के बारे में लिखा जो उसके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। तीसरा देखा है, हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें से सही कथन कौन सा है, सही कथन पर हमें क्या करना है, विचार करना है। तो बताइए कि कौन सा इसका सही कथन होगा। तो देखिए हमने बताया था कि भारत में कब आया था अल-बिरूनी, 1000 ईसा पूर्व आया था। क्या था, 1000 ईसा पूर्व आया था। और उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उनके अपने देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब। तीसरा, हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में क्या है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें से सही कथन कौन सा है। ऑप्शन आपका दे रखा है केवल सेकंड और थर्ड। तीसरा अब सी दे रखा है केवल थर्ड, और डी दे रखा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 1000 ईसा पूर्व, ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है। 1000 ईसा पूर्व आया था, ये भी आपका आंसर सही है। उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो अपने देश से बहुत भिन्न थी, और क्या बताया, पानी को एकत्र करने के लिए बनाए गए तालाब के बारे में, तो ये भी उसने जो है सही लिखा। तीसरा था हम उनके लेखों से अपने इतिहास के, बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन आपके क्या है, राइट है। तो देखिए तीनों ऑप्शन आपके डी ऑप्शन में मिलते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज और इस पे जानकारी, इसने जो है अपनी एक पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी और किसके साथ आया था, यानी गजनवी के साथ जो है ये अल-बिरूनी आया था। किसके साथ है, गजनवी के साथ भारत आया था।
भारत आया था। और इसने जो पुस्तक लिखी थी वो क्या लिखी थी आपकी? किताब उल हिंद। क्या लिखी थी? किताब उल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी उसने। और जो हमारे भारत में इसका नाम क्या है? भारत की खोज। क्या है? भारत की खोज, जो हिंदी में अनुवाद की गई है। भारत की खोज जो क्या है आपकी हिंदी में अनुवाद की गई है। तो एक क्वेश्चन से कितने जो है हिंदी में अनुवाद की गई? एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन हमारे जो है निकल कर आए हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाने का या हमारी क्लास देखने का यही बेनिफिट होता है कि इससे जो संबंधित मेन पॉइंट है जो एग्जामों में आपके लगातार पूछे जाते हैं उसको भी हम समावेशित कर लेते हैं और बताते हैं। तो देखिए, इतने सारे पॉइंट लिया, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका, यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, झांका किसने था, इस पर अगर विचार करें तो बोमोंट। क्या है? बोमोंट ने जो है आपका क्या है पेट पर झांका जरूर था, लेकिन नोबेल पुरस्कार जो है आपको किसको मिला था? रोनाल्ड रास को, जो क्या कहाँ का था? भारत का था। कहाँ का था? भारत का था रोनाल्ड रास। और किस राज्य से संबंधित है, ये भी राज्य भी पूछ लिया जाता है। तो क्या है? उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। इसका जो राज्य है जहां पर इसने जन्म लिया यानी जहां का था वो क्या था? उत्तराखंड का था। और ये कहां का था अगर पूछ लिया जाए? भारत का। किस देश का था? भारत देश का था। रोनाल्ड रास, इसी ने क्या है मलेरिया यानी मच्छर मलेरिया फैलाते इसके बारे में इन्होंने खोज किया और नोबेल पुरस्कार से भी इनको क्या है सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उप विषय थीमगत उपागम को स्वीकार किया गया है। क्योंकि जो हमारा पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण है यानी जो हम प्रकरण है उसकी जो स्थान पर उप विषय यानी कौन सा उप विषय या थीम जो है उसके गत उपागम को स्वीकार किया गया है। उसके उपागम क्या स्वीकार किया गया है? क्योंकि यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है। सेकंड दे रखा है, यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। तीसरा, यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। चौथा है, यह विद्यार्थियों को उनके अनुभव से सीखने में सक्षम बनाता है। तो देखिए, अगर फोर्थ की बात करें तो ये क्या है? सही है। क्या है? अनुभव से क्या हो बच्चा क्या करता है? अपने अनुभव से ही सीखने में सक्षम होता है। जो उसके अनुभव होंगे उसी से तो क्या है सीखेगा, यानी जो है उस पर महारत हासिल करेगा। और देखिए पॉइंट क्या, यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करता है। निश्चित किसी कक्षा वस्तु की जो सीमित करता है ये आपका जो है आंसर नहीं है, क्योंकि सीमित तो थोड़े ना करेगा। पर्यावरण अध्ययन प्रकरण में जो उपागम को स्वीकार किया गया है उस पर आपके निश्चित विषय क्या कोई एक पर्टिकुलर विषय पर नहीं होगा। तो इसका आंसर जो आपका क्या होगा वो होगा संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है, ये भी आपका सही होगा। और क्या है? यह शिक्षण और समझाने का आसान बनाता है, बिल्कुल सही। और चौथा आपका क्या है? विद्यार्थियों को उसके अनुभव से सीखने, यानी पहला दूसरा और चौथा सही है, बाकी क्या है आपके गलत है। तो इसमें क्या है? बी में मिल रहा है, यानी पहला दूसरा और चौथा ये आपका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है पूछ रहा है। जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी प्रकृति कैसी है? क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, संज्ञा एवं क्रिया दोनों, ना तो संज्ञा और ना ही क्रिया। तो देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति होती है वो क्या होती है? संज्ञा की अपेक्षा क्रिया पर ज्यादा जोर दिया जाता है। यानी अगर छात्र को क्रिया करने के लिए कह दिया जाए तो क्या है उसकी सोच और समझ को क्या करेगा? विकसित करेगा। वहां से वो क्या है बच्चा जो है खुद से चीजों को सीख लेता है, क्रिया कर कर खुद से क्रिया करके चीजों को बहुत अच्छे से सीखता है और लंबे समय तक जो है उसके दिमाग में स्टोर रहती है। तो यानी आपका जो राइट आंसर है वो बी है, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया पर अधिक। संज्ञा की अपेक्षा क्रिया पर अधिक।
क्रिया अध्ययन, ये इसकी पर्यावरण अध्ययन की क्या होती है, प्रकृति होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है। निवेदिता क्या पाती है, जो अगली कक्षा में उसे प्रदूषण पढ़ाने के लिए कहा जाता है तो वो क्या करती है, ये एक योजना बनाती है। निवेदिता उस योजना में पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है। जो ग्रामीण लोग थे वो क्या है, प्रदूषण शब्द का नाम ही नहीं सुना है, वो एक जो है पता कर लेती है। उसके बाद कह रहा है प्रदूषण नहीं सुना और इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। जब सुना नहीं है तो कह रही है कि उनको जो है समझने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए। इस संप्रत्यय को शुरुआत करने के लिए निवेदिता को कौन सी जो है विधि का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन दिया है व्याख्या, विचार मंथन, कठपुतली द्वारा नाटक, क्षेत्र भ्रमण। तो देखिए अगर आप प्रदूषण के बारे में, अगर प्रदूषण को आप कठपुतली या जो है कठपुतली और नाटक के द्वारा समझाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो है सीख लेता है और उसमें समझ अपनी विकसित कर लेता है बच्चा। तो इसका थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है। चौथा आपका दे रखा है क्षेत्र भ्रमण। अगर वो क्षेत्र भ्रमण करने को जाता है और वहाँ के जल को देखता है तो पाता है कि नहीं ये जल प्रदूषण है, यानी पानी गंदा है, उसमें किसी प्रकार का विकार है, तो क्या है और बैक्टीरिया उसमें है, बहुत सारे कीड़े हैं, तो वो क्या है, वो प्रदूषित जल है, वो पीने योग्य नहीं है। तो इसकी जो कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए, तो कठपुतली द्वारा नाटक, इसके द्वारा भी जो है इस विधि के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। आपका लास्ट है क्षेत्र भ्रमण, इसके द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। और क्या दे रखा है, विचार मंथन और आपका व्याख्या। तो विचार मंथन और व्याख्या से नहीं पता लगा पाएगा क्योंकि वो परिचित ही नहीं है प्रदूषण के बारे में। जब तक वह भ्रमण नहीं करेगा, देखेगा नहीं, स्वयं से नहीं देखेगा तो कैसे जान पाएगा। तो इसमें जो विधि है वो क्या है, आपकी थर्ड और फोर्थ। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका क्या मिल रहा है, थर्ड और फोर्थ, यानी ए ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन को। परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय करता है। यानी वो क्या है, एक पाठ पढ़ाता है चेतन और उसके क्या अपने विद्यार्थियों पर जो है क्या करता है, बाद में जो है उसका आकलन करता है, यानी परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, दूसरा दे रखा है आपका विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना और विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करना, तीसरा दे रखा है अभिभावकों को विद्यार्थियों के प्रगति के बारे में बताना, चौथा विद्यार्थियों के उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो जो इसका सही आंसर वो क्या है, विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना में कठिनाइयों का निदान करना, यानी विद्यार्थियों का जो अधिगम है, जो सीख रहे हैं उसका आकलन करना और सीखने में जो उनकी कठिनाइयां आ रही हैं उसका क्या करना है, निदान कर देना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, जो है सेकंड हमारा सही है, बिल्कुल राइट आंसर है। और भी देखते हैं ऑप्शन में, देखिए विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना सही है, विद्यार्थियों की प्रगति का भी आकलन हम इस पे कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ले रहे हैं तो पता चलेगा कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा है। अभिभावकों को विद्यार्थियों के प्रगति के बारे में बताना और विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो इसका देखिए जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ए दे रखा है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। कौन सा दे रखा है, फर्स्ट, सेकंड और सॉरी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो भैया जब पढ़ाएगा तो बाद में पता भी तो चलेगा कि उत्तीर्ण हुआ है या अनुत्तीर्ण घोषित किया गया है। तो इसका जो क्या आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से शैक्षिक
पक्ष का आकलन वाले किस उपकरणों में दर्ज किया जाएगा। श्याम क्या है बता रहा है कि जो कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बता रहा है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान हमारे पिताजी ने क्या है पास पड़ोस के गरीब बच्चों को क्या है भोजन करवाया है। तो पूछ रहा है कि यह जो है व्यवहार, श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से शैक्षिक पक्ष का आकलन करने के लिए उपकरण में कहां पर दर्ज किया जाएगा। तो देखिए कहां पर दर्ज किया जाएगा तो क्या होगा आपका वृत्तांत रिकॉर्ड। क्या होता है आपका वृत्तांत रिकॉर्ड में जो है इसके रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो में क्या होता है उसके पूरे संपूर्ण उसका जो है आकलन कर लिया जाता है कि उसकी आदतें क्या है, पास पड़ोस क्या है, ये सारी चीजें उसको रिकॉर्ड कर ली जाती है। रेटिंग स्केल में क्या होता है यानी उसको बताया जाता है कि रेट यानी दर बता दी जाती है कि कौन सी रेट यानी फर्स्ट में सेकंड में किस तरीके से आता है, उस पर जो है इस रेटिंग स्केल का उपयोग किया जाए। अवलोकन सूची में क्या है, अनुसूची में अवलोकन अनुसूची में देखता है बच्चा कि मतलब कैसा अवलोकन किया गया है, ये सारी चीजें जो है आपके अवलोकन सूची में आती है। तो जो इसमें जो है बात की गई थी लॉकडाउन के दौरान उसके पास पड़ोस बच्चों के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा गया, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, वृत्तांत रिकॉर्ड के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी एकपाल दृष्टिबाधित है। गीता का जो एक विद्यार्थी है कक्षा का वो क्या है दृष्टिबाधित है, यानी क्या है आंख से कम उसे दिखता है। दृष्टिबाधित का मतलब क्या होता है, वो पूर्ण रूप से अपंग नहीं है या पूर्ण रूप से क्या है बाधित नहीं है, थोड़ा है आंशिक रूप से। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है। वो कह रहा है कि पूछती उनके मम्मी पापा से, तो मम्मी पापा आंसर देते हैं कि उसको क्या है बोर्ड में जो लिखते हैं आप उसको पढ़ने में क्या है कठिनाई होती है। वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। तो गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए हेतु क्या करना चाहिए। ऑप्शन दे रखा है, उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए, बी उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए, सी कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए, इकबाल को आगे की सीट पर बैठाना चाहिए। तो देखिए भैया लिखा है उसके घर से पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए। इकबाल को क्या हो रहा था कि वह जो है जो उसकी शिक्षक था वो जो लिखते थे वो जो पढ़ नहीं पा रहा था, उसको कठिनाई हो रही थी। क्या हो रही थी, और कठिनाई हो रही थी, और जो वहाँ की क्रियाकलाप प्रक्रिया हो रही थी उसमें भाग भी नहीं ले पा रहा था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपका ये दे रखा उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति नहीं देनी चाहिए, तो ये क्या है गलत हो जाएगा। क्यों नहीं देनी चाहिए, वो तो दिक्कत उसको कहाँ हो रही है, दिक्कत तो उसको वहाँ पर हो रही है क्लासरूम में। दूसरा दे रखा है उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेने के लिए क्या कहना चाहिए भाई, वो तो विद्यालय की चीज़ों पे नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट आपका दे रहा कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका, ये इसका क्या है सही आंसर है। अगर कक्षा नाटक यानी कोई प्रक्रिया पे अगर उसी बच्चे को भाग लेने के लिए कहा जाएगा तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। भूमिका निर्मित करनी चाहिए, तो भूमिका अगर वो करेगा तो उसको क्या है इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो क्या है वो जो है प्रक्रियाओं में भाग लेना शुरू कर जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है। क्या पढ़ाने की योजना बना रहा है, चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं। तो वह रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी है। कह रहा है रेशम जो है कैसे बनता है, कैसे बनता है। तो रेशम का है, रेशम बनाने के लिए पहली बात तो रेशम पालन करते हैं। रेशम पालन करते हैं और वहां पे क्या है उसकी यूनिट बनाकर क्या है उसका भ्रमण भी करते हैं कि कैसे बनाया जा रहा है आपका जो है रेशम। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा वो क्या होगा, रेशम पालन इकाई भ्रमण। क्या होगा, रेशम पालन इकाई भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए, मतलब पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को क्या करना चाहिए इस पर बात कर रहा है। ये ऑप्शन दे रखा, पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए, पाठचर्या का हस्तांतरण करना चाहिए,
पाठचर्या का क्रियान्वयन करना चाहिए, पाठचर्या का पालन करना चाहिए। तो देखिए एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यकता होती है, शिक्षक क्या करे कि जरूरी नहीं कि जो किताब में पहले से पाठ जो इंडेक्स बना हुआ है चैप्टर सीक्वेंस में है तो क्या सीक्वेंस में पढ़ाया जाए, नहीं, बच्चे की समझ को देखते हुए पढ़ाना चाहिए। यानी अगर आप सीक्वेंस में पढ़ाएंगे, मान लीजिए पहला पार्ट आपने पढ़ा दिया, उसको इंटरेस्टेड लगा, दूसरा पढ़ा रहे हैं उसको इंटरेस्टेड नहीं लग रहा, जिसमें बच्चे क्या रुचि नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, तो बच्चों के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है जिस पर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो जो उनको चैप्टर होगा तो टीचर को क्या करना चाहिए, वो अपनी पाठचर्या का निर्माण करे खुद से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा पहली एवं दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। देखिए पर्यावरण अध्ययन में के लिए कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं है, यानी ईवीएस की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है कक्षा और 1 और 2 पर नहीं है, आज भी नहीं है। तो इस पर पूछ रहा है कि ऐसा इसलिए है, क्यों, क्या क्या कारण है, इस पर विचार कर रहा है। कह रहा है इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को पर्यावरण अवधारणाएं पढ़ाना कठिन है। जब पर्यावरण जो है ही नहीं है तो कैसे जो है होगा, तो ये आपका गलत हो गया। बी है पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ सम्माहित किया जाए। देखिए क्या होता है, जब उनका विषय नहीं होता है तो क्या है, गणित के साथ जो है ईवीएस पढ़ा देते हैं। गणित में क्या है, ईवीएस का समावेशन होता है। क्या होता है, ईवीएस का समावेशन होता है। और भाषा में भी आपको ईवीएस मिलती है। पर्टिकुलर उसका जो है एक सब्जेक्ट नहीं है ईवीएस, वो दूसरे के साथ यानी गणित और भाषा के साथ ही जो है पढ़ाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट, रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है ए, पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें। बी, स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें। सी, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। पहले से मंचित अभिनीत नाटक की खोज करें। हमने पहले भी बताया है कि अगर बच्चा स्वयं से चीज़ों को खोजे और स्वयं से ही जो है चीज़ों के बारे में जाने तो वह क्या है, ज़्यादा सीख लेता है। तो उसमें क्या कह रहा है कि नाटक का उपयोग करना चाहता है। तो विद्यार्थी क्या है से नाटक लिखने, अगर विद्यार्थी से हम कह देंगे कि आप नाटक लिख कर आइए और अभिनय करने को कहें तो वो ज़्यादा रुचि हो जाए और उस पर क्या है वो ज़्यादा समझ बना सकेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। जल पर चर्चा करती है और क्या कहती है शिवांगी विद्यार्थियों से कि आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने हरा रंग को क्यों चुना, हरा रंग को क्यों चुना, यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है क्योंकि पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश का रंग क्या होगा, हरा होगा। तो शिवांगी को क्या जो है बच्चों के में क्या प्रक्रिया करनी चाहिए, क्या उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए। बी, आपका उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है। तीसरा आपका क्या, विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है, लास्ट ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन। जब विद्यार्थियों के लिए आकाश के अवलोकन की व्यवस्था कर देंगे तो वो क्या है जो है आकलन कर लेंगे, उन चीज़ों को समझ बनाएंगे कि कैसे हरा रंग होता है जल का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। जो ईवीएस है उसके लिए रचनात्मक आकलन क्या है। ऑप्शन दे रहा है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा है अधिगम का आकलन, तीसरा है आकलन के साथ अधिगम, चौथा अधिगम के बारे में आकलन। तो जो ईवीएस का आकलन करना है तो देखिए सब क्या होता है, इसको आकलन कर लेंगे यानी सिखाने के लिए आकलन, यानी अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, क्या है यानी सीखने के लिए आकलन। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देख रहा है अधिगम का आकलन। जो अधिगम का आकलन होता है वो बाद में किया जाता है। अधिगम का आकलन क्या है, बाद में किया जाता है, यानी पहले पढ़ाने के बाद उसका आकलन करते हैं। तो ये भी आपका क्या है, गलत है। तीसरा देखिए आप, आकलन के साथ अधिगम, अगर आप बीच बीच में आकलन करते जा रहे हैं और सिखाते भी जा रहे हैं तो क्या होगा, इसके लिए रचनात्मक होगा। तो ये भी आपका सही हो जाएगा।
और चौथा देख रहा है अधिगम के बारे में आकलन। भाई अधिगम के बारे में क्या आकलन करना है, ये भी आपका गलत होगा। तो मैच क्या क्या आपका कर रहा है, पहला और तीसरा, क्या ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन केवल फर्स्ट और थर्ड, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। जो ईवीएस के आकलन के लिए कौन सा साधन उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन देख रहा है सहपाठी का आकलन, दूसरा स्वयं आकलन में रचनात्मक, तीसरा अवलोकन, चौथा दृष्टांत अभिलेख। तो कौन सा साधन ईवीएस आकलन के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो अगर हमें ईवीएस का आकलन करना है, यानी ईवीएस के बारे में आकलन करना है, तो हमें क्या करना होगा, दृष्टांत अभिलेख के जो है उपयोग करना पड़ेगा, यानी दृष्टांत अभिलेख का। दृष्टांत अभिलेख का हमें क्या करना पड़ेगा, आकलन उपयोग किया जाएगा। आकलन करने के लिए दृष्टांत अभिलेख का प्रयोग करेंगे हम। कौन सा साधन लेंगे, दृष्टांत अभिलेख। इसी के अभिलेख के माध्यम से हम क्या है, ईवीएस का आकलन कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही प्रश्न। निरंतर हमारी वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। जो मित्र अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, उनसे भी जो है आप उनको प्रेरित करिए। समय बहुत नज़दीक है। अगर अभी भी 2-4-10 दिन, जब तक एग्ज़ाम उनका अगर डेट नहीं आई है या एडमिट कार्ड नहीं उनका शो कर रहा है, अभी भी क्लास को देख लेंगे तो यकीन मानिए कि वो सफल ज़रूर हो जाएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ एग्ज़ाम विथ मी। थैंक यू।